हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर दिस इज जोडीज फॉन के वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हैं तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। तो वर्किंग विथ लैंग्वेज सेक्शन में आपके इस चैप्टर में दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। एक्टिविटी 1 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और एक्टिविटी 2 है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, एंड हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड इन केस इवन आफ्टर डिटेल डिस्कशन के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स आपके मन में हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड हम और भी ज़्यादा डिटेल में इसका एक वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करते हैं। तो एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं जिसमें दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं एंड आप उनकी बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो पहला दोस्त बोलता है हाय मुन्नी, मुन्नी रिप्लाई करती है हाय गबरू। गबरू बोलता है मैंने कल 5 गुलाब जामुन खाए। मुन्नी बोलती है वाह जी वाह। अब आपने इनके डिस्कशन को सुना और कुछ दिन बाद आप अपने दोस्त से गबरू के बारे में बात कर रहे हैं एंड आप बोलते हैं गबरू ने मुन्नी से कहा कि पिछले दिन उसने 5 गुलाब जामुन खाए थे। सो आपने देखा कि गबरू ने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उसने बोला उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब जैसे ही गबरू ने डायरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जिन पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया अपने दोस्त से बात करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो स्पीकर है वो डायरेक्टली बात कर रहा है ऑडियंस से। सो इसमें ऑडियंस उसकी फ्रेंड मुन्नी है एंड आपने उनकी बात सुनी और आप सेम चीज़ किसी और को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किसी ने ऐसा कहा, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। एंड जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं कोई भी सेंटेंसेस को, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। बट मैंने आपको हिंदी में एग्जांपल इसलिए यहाँ पे दिया क्योंकि आप ये ऑलमोस्ट रोज़ करते हैं। हम हमारी लैंग्वेज में रोज़ ये काम करते हैं। हम बोलते हैं पापा ने ऐसा कहा, मम्मी ने ऐसा कहा, कल मुझे मेरे दोस्त ने ऐसा कहा, कल टीचर ने ऐसा कहा। सो हम ये चीज़ डेली बेसिस पे करते हैं एंड जब ये इंग्लिश में आता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये क्या नई चीज़ आ गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो मैं आपको इस चीज़ से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं एंड उससे आइडियाज़ लेके आप बहुत ही ईजिली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड देन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करते हैं एंड देन इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगा। मुझे एक्चुअली इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के कन्वर्जन्स के रूल्स बताना उतना सही नहीं लगता है। रादर अगर आप उन चीज़ों को हिंदी से रिलेट करें तो वो ज़्यादा सही है, बिकॉज इन रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो स्टिल कुछ थंब रूल जो बहुत कॉमन से रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ पेनी सेड टू जोडी विल यू बी बैक बिफोर डिनर। सो पेनी ने जोडी से क्या कहा, क्या तुम डिनर से पहले लौट आओगे। सो अब हमें इस सेंटेंस को, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि पेनी जोडी से किस तरह से, क्या एक्चुअल वे में उसने बात की। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, आप रिमेंबर कि पेनी जोडी दो दोस्त हो गए और आप जो है आप उनकी बातें सुन के रिपोर्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब वो है जो डिफाइन करता है कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है। इस केस में पेनी ने कुछ कहा जोडी से, पेनी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पेनी कुछ रिमार्क्स भी दे सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब के एग्जांपल्स हो सकते हैं एंड बहुत कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स ये हैं, फॉर एग्जांपल सेज, विल से, टोल्ड, टेल्स, एंड इनको कन्वर्ट करने के भी कुछ रूल्स हैं। सो फॉर एग्जांपल इस केस में जब आपने देखा कि सेड टू आस्क्ड बन गया, जब आप इस चीज़ को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो आस्क्ड बन गया। आस्क्ड क्यों बन गया? क्योंकि इवन दो वो जोड़ी से कुछ कह रहा है बट वो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। सो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो आप क्लियरली डिफाइन करते हैं कि उसने एक क्वेश्चन पूछा है, सो यू से आस्क्ड। बट इन केस अगर पेनी ने जोड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा होता, उसे कुछ जस्ट एक स्टेटमेंट बताई होती, सो उस सिचुएशन में सेड टू कन्वर्ट हो जाता टोल्ड में एंड सेज टू फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट हो जाता टेल्स में। एंड इन केस अगर वहाँ पे सिर्फ सेज दिया रहता, सो जब भी अगर पेनी सेज दिया है तो वो उस केस में किसको कहा जा रहा है वो चीज़ डिफाइन नहीं होगी। सो इट विल बी सिंपली कि पेनी सेज
या जोडी सेज, सो उस केस में जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो सेज का सेज ही रहेगा। इन द सेम वे अगर सेज, सेज टू या सेड टू है एंड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे आस्क्ड में, या सेज के केस में आस्क्स में। तो अगर वहाँ पे सेज है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्स में। सो ये फोर्थ वाला जो रो है ये हमारा करंट एग्जाम्पल है। सो इस केस में सेड टू कन्वर्ट हो गया आस्क्ड में। नाउ पेनी आस्क्ड जोडी, ये इफ कैसे आया? नाउ इफ ऐसे आया कि जब भी आपके पर्टिकुलर डायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीकर एंड उस क्वेश्चन का आंसर या तो यस नो है या दो ऑप्शंस के बीच में है। सो इस केस में अगर हम देखें विल यू बी बैक बिफोर डिनर, तो ये पेनी जोडी से पूछा गया तुम डिनर से पहले लौट आओगे, तो इसका आंसर हो सकता है हाँ मैं लौट आऊंगा या नहीं मैं नहीं लौटूंगा। तो ये येस और नो क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसके दो ऑप्शन में आंसर हो या येस एंड नो में आंसर हो तो उन केसेस में आप इफ लगाएंगे। एंड जब आप इस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपको समझ में आएगा एंड सेंस भी बनेगा कि इफ यहाँ पे क्यों है। बट एज अ रूल आप समझ लीजिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन येस और नो क्वेश्चन हैं या दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं तो उनमें उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में इफ लगेगा। वेदर भी लग सकता है, इफ एंड वेदर मोर और लेस इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे आप वेदर को यूज नहीं करते हैं बट वहां पे आप इफ कर सकते हैं। तो सेफ आपके लिए रहेगा कि आप मोस्टली इफ यूज करें। वेदर आप नॉर्मली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है, अगर आप फॉर एग्जांपल अपने टीचर या प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं एंड आपको ये सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो अब आप वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोर यूजुअली इफ का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में अब उसको कन्वर्ट करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है आप उस क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें, उसके इक्विवेलेंट। सो विल यू बी बैक फॉर डिनर का इक्विवेलेंट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू विल बी बैक बिफोर डिनर। सो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो ऑर्डर है वो एक स्टेटमेंट के सेंस में चेंज हो जाएगा। सो यू पहले आ जाएगा, विल बाद में आएगा। एंड नाउ इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अब हम कन्वर्ट करेंगे। सो यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में। नाउ अब ये कैसे होगा? सो इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन चेंजेस। सो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में वो उनका कन्वर्जन होता है, बहुत ही यूजुअल है। एंड नॉर्मली जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फॉर एग्जांपल आई, मी, एंड जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जैसे यू, ये नॉर्मली थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इट हो सकता है, एंड हिम, हर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन में है तो वो थर्ड पर्सन में ही रहते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर रूल का एक्सेप्शन हो सकता है एंड ये पर्टिकुलर रूल को मैं जनरली मेमोराइज करने के लिए आपको एनकरेज नहीं करूंगा, बिकॉज जब आप इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, आप हिंदी में सोचेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपने यू को ही में क्यों कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे यू ही में इसलिए कन्वर्ट हुआ बिकॉज पेनी जोडी से बात कर रहा है एंड पेनी ने जोडी को यू करके रेफर किया। सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विल यू बी बैक, पेनी जोडी से पूछ रहा है। सो वो डायरेक्टली उससे बात कर रहा है तो वो प्रोनाउन यूज कर रहा है यू। बट जब आप बात कर रहे हैं उन दोनों के बारे में कि पेनी ने जोडी से कुछ कहा, तो यहाँ पे जब आप यू मतलब जोडी को रेफर करेंगे, तो यहाँ पे यू क्या है, जोडी। तो जब आप जोड़ी को रेफर करेंगे तो आप जोड़ी को यू रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज जब आप उनके बारे में बता रहे हैं तो जोड़ी आपके पास नहीं है, आप किसी और को बता रहे हैं। तो आप उसको वह करके डिनोट करेंगे या उसे एड्रेस करेंगे कि पेनी ने जोड़ी से कहा कि वो क्या वो डिनर से पहले आ सकता है। तो ये वह जो है बेसिकली ही शी हो गया। सो ही, शी, इट। तो आप थर्ड पर्सन में जोड़ी को रेफर करेंगे, नॉट कि सेकेंड पर्सन में। तो इसलिए यहाँ पे ही आ गया। सो सपोज जोड़ी एक लड़की होती, सो यहाँ पे ही की जगह शी हो जाता। सो आपको जेंडर पता होना चाहिए इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तब आप ही, शी या इट फॉर एग्जाम्पल उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में जोड़ी इज अ गाय, सो आपने यू को ही में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सेकेंड, जब भी फ्यूचर टेंस होता है आपके डायरेक्ट स्पीच में, एंड फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि शैल एंड विल का इस्तेमाल किया जाता है, तो शैल एंड विल सिंपली कन्वर्ट हो जाते हैं शुड, वुड में। एंड इसी तरह से कैन भी कुड में कन्वर्ट हो जाता है, मे, माइट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर कुड, शुड, वुड, माइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो वो अनचेंज रहते हैं, तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज आप लिख सकते हैं।
एंड जब भी मस्ट रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हैड टू या वुड हैव टू, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट। सो ये कुछ जनरल रूल्स हैं स्पेशली इन पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए, एंड जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इन एक्सरसाइजेस को तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेंगे ये रूल्स। सो नाउ विल वुड में कन्वर्ट हो गया, एंड ये पर्टिकुलर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो एज इट इज सेम रहेगा। सो फाइनली हमारा सेंटेंस हो गया, पेनी आस्क्ड जोडी इफ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर, मतलब पेनी ने जोडी से पूछा कि क्या वो डिनर से पहले वापस आ जाएगा। सो नाउ अब जब आप कन्वर्ट कर चुके तो ये सेंस बनेगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का। सो इन केस अगर आपने किसी भी तरह से किसी भी लॉजिक से कन्वर्ट किया एंड जो फाइनल सेंटेंस आया अगर उसे हिंदी में कन्वर्ट करके सोचें एंड उसका सेंस नहीं बन रहा है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा आपने कुछ गलती की है। नाउ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू फीलिंग पा आस्क्ड जोडी। सो जोडी ने क्या पूछा, अपने पापा से पूछा, अपने पापा को वो पा से रेफर कर रहा है तो उनके पापा हो गए ये। हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। नाउ जब आप इस चीज को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, आपने जोड़ी को ये कहते हुए सुना और आप किसी और को बोल रहे हैं कि जोड़ी ने ऐसा कहा, तो आप कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट थिंग वुड बी कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है आप पहले चेक करेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करना है। सो ऑलरेडी यहाँ पे आस्क्ड है एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो जोड़ी आस्क्ड एज इट इज रहेगा। नाउ जब भी डायरेक्ट स्पीच में जो भी स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर जो है जोड़ी है, स्पीकर जो बेसिकली जो डायरेक्ट स्पीच दे रहा है वो स्पीकर अगर किसी को किसी भी नाम से बुलाता है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो अपने पापा को पा करके बुला रहा है, हो सकता है यहाँ पे वो अपनी मम्मी से बात कर रहा हो। सो जब यू डायरेक्टली किसी का नाम ले रहा है, डायरेक्टली किसी को एड्रेस कर रहा है उसके नाम से या कोई भी पर्टिकुलर टाइटल से, तो उससे आपको जो भी आपका सेकेंड पर्सन है जिससे बातें हो रही है उसका अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो उसके पापा हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे हिज फादर, क्योंकि जोडी ने अपने पापा से पूछा। तो जब भी आप किसी को बताएंगे कि जोडी ने अपने पापा से पूछा कि उनको कैसा लग रहा था, सो अपने पापा से पूछा इज द पार्ट हिज फादर। सो ये जो पा पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हिज फादर में। सो ऑब्वियसली आज फादर सेंस नहीं बनेगा, आपको हिज लगाना पड़ेगा क्योंकि आप उसके पापा के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसलिए जो पा है उससे हमें समझ में आया कि वो अपने पापा से बात कर रहा है, इसलिए वो हिज फादर बन गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा कि हाउ आर यू फीलिंग को हम कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सो हाउ आर यू फीलिंग का हो जाएगा हाउ ही वॉज फीलिंग। सो अगेन यहाँ पे यू ही में कन्वर्ट हो गया बिकॉज जोडी यू किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने पापा के लिए, एंड पापा को आप ना आप कैसे रेफर करेंगे उसके पापा को एज अ थर्ड पर्सन, तो वो ही आ जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन। एंड ऑब्वियसली जैसा हमने बोला था कि बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जोड़ी है जो स्पीकर है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो उनके पापा जिनसे वो बातें कर रहा है। सो उनके बेसिस पे ये जो भी प्रोनाउन चेंजेस वो होंगे। सो यहाँ पे यू ही में कन्वर्ट हो गया एंड ये जो सेंटेंस है आप इसको लिखेंगे यू आर फीलिंग, करेक्ट। इसको आप अगर सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे आर यू फीलिंग को, तो यू आर फीलिंग। सो यू कन्वर्ट हो गया ही में एंड आर जो है कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, बिकॉज एक रूल होता है जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट कुछ भी अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट में। सो कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट में हुई है डायरेक्ट स्पीच में तो आप उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। एंड इसका सिंपल लॉजिक ये है कि कोई भी चीज़ जब कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो वो प्रेजेंट में बोल रहा है, तो अपने पापा से वो प्रेजेंट में पूछा पापा आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को कभी और किसी को रिपोर्ट करेंगे, ये चीज़ बताएंगे, तो ये चीज़ हो चुकी होगी। ये जो इवेंट है, ये जो स्पीच है पापा और बेटे के बीच में हो चुकी है एंड आप इसको रेफर कर रहे हैं तो ये चीज़ पास्ट में ही हुई है ऑलरेडी। सो आप बता रहे हैं कि ये चीज़ पास्ट में हुई है, इसलिए आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो यू आर फीलिंग ही वॉज फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेनी सेड डू यू रियली वॉन्ट इट सन। तो पेनी ने कहा क्या तुम्हें ये सच में चाहिए बेटे। सो अगेन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पेनी ने किसी को रेफर किया है, यहाँ पे क्लियरली पता नहीं वो किससे बोल रहा है, लेकिन उसकी स्पीच से हमें पता लग रहा है कि वो अपने बेटे से बातें कर रहा है। सो अगेन हमें सेम चीज़ फॉलो करना है। पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होगा। सो क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो सेड आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पेनी आस्क्ड क्योंकि पेनी ने पूछा, तो इस सन से हमें हिंट लग रहा है कि वो हिज सन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो अपने बेटे से पूछ रहा है। एंड अगेन ये इफ कहाँ से आया, सेम लॉजिक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डू यू रियली वांट इट, क्या तुम्हें ये सच में चाहिए, एंड इसका आंसर बेटा क्या दे सकता है, हाँ या नहीं में। सो इट्स अ यस एंड नो क्वेश्चन, तो यहाँ पे इफ आ गया। एंड डू यू रियली वांट इट सन, अगेन आपको कन्वर्ट करना है एक सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, यू रियली वांट इट सन। सो ये दिस विल बी द सिंपल सेंटेंस
एंड यू कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ही में। क्यों? क्योंकि पेनी यू किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? सन के लिए, एंड सन अब आपके लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा, सो यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में। एंड रियली वांटेड, सो वांट अगेन वांटेड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा, सो वांट का वांटेड हो जाएगा एंड इट का इट। अब यहाँ पे आप सन को यूज नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर स्पीच में बिकॉज आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि पेनी ने अपने बेटे से पूछा। सो पेनी आस्क्ड हिज सन इफ ही रियली वांटेड इट। सो जब आप इस चीज को किसी और को बताएंगे तो कैसे बोलेंगे कि पेनी ने अपने बेटे से पूछा क्या सच में उसे वो चाहिए था। सो सेम चीज आपने कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिलवील सेड विल ही राइट बैक विथ मी। नाउ अगेन सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे भले ही सेड लिखा गया है लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है मिलवील, सो सेड कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। विल ही राइट बैक विथ मी, क्या वो मेरे साथ वापस चलेगा, राइट करके चलेगा। सो इसका आंसर ऑब्वियसली येस एंड नो में हो सकता है, इट्स एन ऑप्शन बिटवीन येस एंड नो, तो इसीलिए इफ या वेदर आएगा। एंड मैंने एज एन एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल किया, सो इसलिए वो वेदर में हो गया कन्वर्ट। नाउ विल का कन्वर्जन हो जाएगा वुड में, बट उससे पहले ही आया है बिकॉज इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सो विल ही राइट बैक विथ मी हो जाएगा ही विल राइट बैक विथ मी, एंड ही में रह गया। नाउ ही में क्यों रहा? बिकॉज मिलवील यहाँ पे किसी के बारे में बात कर रहा है, ये ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन के बारे में मिलवील बात कर रहा है। एंड एक्चुअली अगर हमने फॉर एग्जांपल स्टोरी नहीं पढ़ी है, एंड इमेजिन कीजिए एग्जाम में आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसका कॉन्टेक्स्ट किसी स्टोरी में से नहीं है, ये एकदम कहीं से भी उठाया हुआ एक सेंटेंस है, एंड आपको एक्चुअली पता नहीं है कि ही कौन है। एंड इन दिस केस ही ऑब्वियसली जोडी है, हमें पता है कि जोडी के बारे में बात कर रहा था, बट हमें इस सेंटेंस से क्लियरली पता नहीं लग रहा है डायरेक्टली अगर हमने स्टोरी नहीं पढ़ी कि ही कौन है। सो इन दैट केस आप जो भी थर्ड पर्सन है उसको थर्ड पर्सन में ही मेंटेन करेंगे बिकॉज आपको पता नहीं कि वो कौन है। सो यू विल राइट विल वेदर ही, एंड देन विल को कन्वर्ट कर देंगे आप वुड में, राइट बैक विथ। सो विल वुड में कन्वर्ट हुआ क्योंकि जैसा हमने पहले कहा था कि जो भी फ्यूचर सिंपल टेंस में विल है वो कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। एंड नेक्स्ट मी कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। ये कैसे हुआ? सो यहाँ जो मी है वो फर्स्ट पर्सन में है, एंड फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन हो गया? जो खुद बात कर रहा है, दैट इज मिलवील। सो मिलवील के बारे में, मिलवील अपने बारे में बोल रहा है, पर जब आप इस चीज को किसी और को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए मिलवील एक थर्ड पर्सन है। सो आप थर्ड पर्सन मी को आप कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में, दैट इज हिम। एंड हिम हर भी हो सकता था अगर मिलवील एक लड़की होती, एक औरत होती, बट यहाँ पे मिलवील इज अ मैन तो आप यूज करेंगे हिम, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मिलवील डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर। नाउ यहाँ पे स्पीकर कौन है? ही, हमें पता नहीं है ही कौन है, बट ऑब्वियसली हमने क्योंकि स्टोरी पढ़ी है तो हमें पता है कि ही कौन है, जोडी है। बट स्टिल एज आई सेड कि अगर हमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट को एक स्टेटमेंट दे दिया गया है डायरेक्ट स्पीच, तो ज़रूरी नहीं है हमें पता हो कि स्पीकर कौन है एंड जिससे बातें की जा रही है वो कौन है। सो यहाँ पे ही हमें पता नहीं कौन है। ही सेड टू मिलवील, उसने मिलवील से कहा डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, क्या आपको लगता है कि फोन अभी भी वहां पर है। नाउ एज यूजुअल रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, क्योंकि यहाँ पे जो ही है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। इफ आएगा बिकॉज ये एक यस एंड नो क्वेश्चन है एंड आपको कन्वर्ट करना है इम्प्लिसिटली अपने दिमाग में इस सेंटेंस को एज अ स्टेटमेंट में। सो डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर कन्वर्ट हो जाएगा यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, एंड यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में बिकॉज यू मिलवील के बारे में बोला जा रहा है एंड मिलवील आपके लिए थर्ड पर्सन है, सो ये ही हो गया। थिंक कन्वर्ट हो जाएगा थॉट में बिकॉज ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थिंक का हो जाएगा थॉट। नाउ दैट आप ऑप्शनली लगा सकते हैं बिकॉज इन केस समबडी थिंक्स कि कोई चीज वहां पे है कि नहीं, आप नॉर्मली बोलते हैं डू यू थिंक दैट समथिंग इज देयर और नॉट, सो दैट इज ऑप्शनल। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इट्स नॉट, बट जनरली इट मेक्स मोर सेंस कि आप दैट का इस्तेमाल करें इन नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन। सो इफ ही थॉट दैट द फोन वॉज स्टिल देयर, सो द फोन एंड वॉज कन्वर्ट हो गया इज से स्टिल देयर। नेक्स्ट इज he asked Melville, will you help me find him? So when you convert it to indirect speech, ask का ask रहेगा, and क्योंकि it's a yes or no question, वो help करने के लिए हाँ भी बोल सकता है ना भी बोल सकता है, इसलिए यहाँ पे if या whether आ जाएगा, आप if भी यूज कर सकते हैं।
विल यू हेल्प मी फाइंड हिम कन्वर्ट हो जाएगा यू विल हेल्प मी फाइंड हिम, एंड यू कन्वर्ट हो जाएगा ही में, बिकॉज यू आपके लिए थर्ड पर्सन दैट इज मिलविल है, यू यहाँ पे मिलविल के लिए रेफर किया जा रहा है एंड दैट इज अ थर्ड पर्सन फॉर यू। विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, मी कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, बिकॉज मी किस लिए रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, ही के लिए, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, एंड वो आपके लिए थर्ड पर्सन हो गया, सो मी का हो जाएगा हिम, एंड हिम को हमने कन्वर्ट कर दिया द फॉन में। नाउ यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली इसको आंसर किया है। एक्चुअली में अगर हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो हम फाइंड हिम लिखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मिलविल वेदर ही वुड हेल्प हिम फाइंड हिम। सो व्हेन यू से ही वुड हेल्प हिम फाइंड हिम, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे दो बार हिम आ रहा है, किसका हिम क्या चीज़ के बारे में, बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। एंड नॉर्मली जब भी आप सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस तरह के जो भी प्रोनाउंस है जो आपस में क्लैश होते हैं, एंड क्लियरली कोई भी जो सुन रहा है आपकी बात सेंटेंस या पढ़ रहा है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि कौन सा प्रोनाउन किसके बारे में है, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने स्टोरी का नॉलेज यूज करके आप इस प्रोनाउन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल पर्सन के बारे में, एंड यहाँ पे पर्सन एक्चुअली वो एक डियर है, डियर का बच्चा इज द फॉन, ताकि ये सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। अदरवाइज अगर आप लिखेंगे फाइंड हिम वो भी सही होगा, बिकॉज एग्जाम में अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ आ गया, सो इट विल बी फाइन दैट यू राइट फाइंड हिम। ही सेड वाज इट अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक। सो अगेन सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड ये एक येस एंड नो क्वेश्चन है, सो यहाँ पे इफ लग गया। एंड ये पर्टिकुलर सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक। सो इट वॉज अप हियर एंड हियर की जगह हो जाएगा देयर, बिकॉज ये जो प्लेस है जिसको रेफर किया जा रहा है एज हियर, सो आप इमेजिन कीजिए ये जो पर्सन है वो आप खुद हैं और आप बोल रहे हैं कि क्या यहाँ पे पापा को स्नेक ने काटा, उस सांप ने काटा। क्योंकि आप उस जगह पे हैं तो आपके लिए वो प्लेस हियर है, क्योंकि आप खुद उस जगह पे हैं। बट आप अगर इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप ऑल ऑब्वियसली उस जगह पर नहीं हैं, तो आपके लिए जो प्लेस हियर थी वो अब देयर बन जाएगी, जो यहाँ थी वो प्लेस आपके लिए वहाँ बन जाएगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, एंड इसीलिए ये जो हियर है नॉर्मली जो भी इनडायरेक्ट स्पीच है वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट वॉज अप देयर दैट पा हैड गॉट बिटन। सो इस केस में क्या हो रहा है, गॉड ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, एंड रूल ये होता है कि जो भी चीज सिंपल पास्ट में है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ना ऐसा इसलिए होता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है एंड आप जब किसी को चीज बताएंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच का इवेंट है वो ऑलरेडी पास्ट में होगा इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट, एंड ये जो पास्ट वाली चीज है जो बंदा कुछ बोल रहा है वो पास्ट से भी पास्ट हो जाएगा। तो अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट का लॉजिक अगर आपको पता है तो पास्ट परफेक्ट एक ऐसा इवेंट होता है जो पास्ट से पहले हो। सो अगर आप एक टाइमलाइन ड्रॉ करें एंड अगर आप किसी एक इवेंट की बात कर रहे हैं जो कभी पास्ट में हुई है लेकिन उससे भी पहले अगर एक इवेंट हुई है, और इन दोनों इवेंट के बारे में जब आप बात करते हैं तो फर्स्ट इवेंट को आप सिंपल पास्ट में बताते हैं एंड सेकेंड इवेंट को आप पास्ट परफेक्ट में बताते हैं, इसलिए ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें, आप बता सकें कि ये जो पहला इवेंट में पास्ट में हुआ था लेकिन जो दूसरा इवेंट है वो उससे और पहले हुआ है। सो इन दिस केस वही लॉजिक लगेगा, क्योंकि आप ये जो पूरी चीज़ है जो डायरेक्ट स्पीच जो भी हुई है ये ऑलरेडी आप पास्ट में बताते हैं, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई पास्ट इवेंट के बारे में बताया जा रहा है तो वो आपके लिए पास्ट परफेक्ट हो जाएगी, तो वो एक स्टेप और पीछे चला जाएगा। तो इसलिए गॉट बन जाएगा हैड गॉट, एंड बिटन ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो वो आप अनचेंज रह जाएगा। सो जो भी चीज़ पास्ट परफेक्ट में होती है वो आप अनचेंज रहती है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ पास्ट परफेक्ट से पहले भी होगी वो भी पास्ट परफेक्ट ही कहलाती है। सो गॉट बिटन हो जाएगा हैड गॉट बिटन बाय द स्नेक। नाउ टेंसेस का हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो एज अ समरी अगर मैं आपको बताऊं, सो अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली प्रेजेंट टेंस उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कोई चीज़ पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड पास्ट परफेक्ट में अगर कोई चीज़ है डायरेक्ट स्पीच में तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगी। एंड हियर एंड देयर जैसे कुछ और एग्जाम्पल होते हैं, एंड इनफैक्ट जो हमारा हिंदी वाला एग्जाम्पल था उसमें भी ऐसा था कि उसने बोला कि मैंने कल
5 गुलाब जामुन खाए, लेकिन जब आपने उसको अपने दोस्त को बताया तो आपने बोला पिछले दिन। सो ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ अगर आप डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर बोल रहा है तो आप उसको देन बोलेंगे जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं। सो टुडे जो स्पीकर के लिए टुडे था, आपके लिए वो दैट डे हो जाएगा। टुनाइट जब स्पीकर ने बोला कि आज रात, तो वो आपके लिए आज रात नहीं रहेगी, क्योंकि आप ये जो रिपोर्टेड स्पीच है कुछ दिनों बाद बता रहे हैं किसी को। सो वो टुनाइट आपके लिए दैट नाइट बन जाएगी। सो इट इज़ सेम लाइक लास्ट जो यस्टरडे था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एग्जांपल में, हिंदी वाले एग्जांपल में यस्टरडे था, तो यस्टरडे आपके लिए बन जाएगा प्रीवियस डे। सो सिमिलरली टुमारो बन जाएगा आपके लिए नेक्स्ट डे। सो और लास्ट डे या नेक्स्ट डे आपके लिए प्रीवियस डे और फॉलोइंग डे बन जाएगा। कम आपके लिए बन जाएगा गो। एंड ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं, इसको अगर आप सिंपल लॉजिक के हिसाब से समझेंगे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हिंदी में, तो आपको और ज़्यादा ईजिली ये चीज़ इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगी। बट एज अ थंब रूल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ताकि आपकी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। सो चलिए इनको भी हम साथ में मिलके सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ी सी आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। नाउ सिचुएशन है कि आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है बट कुछ बताया नहीं गया किसने किसको कुछ कहा, बट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये इसको एज अ हिंट यूज करके। सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, किसी स्पीकर ने ऐसा कहा। सो अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच के हिंट में पता लग रहा है कि वो स्पीकर कौन है, आप खुद हैं। सो आई, एंड ऑब्वियसली ये क्या है, एक क्वेश्चन है, तो सेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आस्क्ड। सो आई आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे आ जाएगा आई आस्क्ड। I asked him where. Now where do you come from? So where he, obviously आपके लिए वो थर्ड पर्सन रहेगा, he came from. Next, what is your name? ये है डायरेक्ट स्पीच। नाउ he asked me. So ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जब मैं आपको बता रहा था कि प्रोनाउन चेंजेस कैसे होते हैं, एंड इसका कोई एक फिक्स रूल नहीं होता है। प्रोनाउन चेंजेस हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। सो इन दिस केस आपको एक हिंट मिलता है इनडायरेक्ट स्पीच के फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो सब्जेक्ट है वो ही है, कोई पर्सन है ही, एंड आप खुद ऑब्जेक्ट है। सो आपसे ही ये स्पीच कही गई है, व्हाट इज योर नेम आपसे पूछा गया है, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप खुद है। सो ही आस्क्ड मी, सो आपसे पूछा गया है व्हाट। नाउ यहाँ पे व्हाट इज योर नेम कन्वर्ट हो जाएगा व्हाट योर नेम इज, एंड योर एक प्रोनाउन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है करेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन में इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड यू एक्चुअली में किसने बोला है, ये जो पर्सन है इसने बोला है, एंड ये किसको बोला है, ये आपको बोला गया है। तो आप जब आप खुद को रेफर करेंगे तो कैसे बोलेंगे, माई, व्हाट माई नेम वॉज। एंड वॉज इसलिए आएगा बिकॉज आप सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये एक ऐसा एग्जांपल था जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दें। सो अगर यहाँ पे मैं लिखता कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, एंड अगर आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे योर की जगह माई आएगा ना। उसी के जैसा एक और एग्जांपल है, डू यू लिव हियर, एंड हमें पता चलता है कि स्पीकर एक पर्सन, एक मैन है, एंड जिससे बातें हो रही है वो आप खुद हैं, आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया डू यू लिव हियर। सो ही आस्क्ड मी, एंड डू यू लिव हियर का कैसा क्वेश्चन है, येस एंड नो वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पे इफ एंड वेदर आ सकता है, एंड इस एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है एंड वेदर भी आ सकता है। सो ये दोनों करेक्ट है। सो इफ आई, बिकॉज यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में, बिकॉज यू इज एक्चुअली आप अपने बारे में बात करें, दैट्स व्हाई आई लिव यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको सिंपल पास्ट यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आई लिव्ड, एंड हियर कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, बिकॉज आप उस जगह पे है नहीं। सो हियर विल बिकम देयर। सो ही आस्क्ड मी इफ आई लिव देयर, ही आस्क्ड मी वेदर आई लिव देयर, दोनों करेक्ट आंसर्स। नाउ इस तरह से एज एन एक्सरसाइज मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको आपके आंसर्स को देख के आपके डाउट सॉल्व करूँगा कमेंट सेक्शन में, एंड बी एश्योर्ड कि मैं सब कमेंट्स पढ़ूंगा और सबके डाउट्स क्लियर करूँगा। सो यहाँ पे एक सिनेरियो है, यहाँ पे सिनेरियो आपकी टेक्स्ट बुक में से दिया गया है, पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, एंड कुछ डायलॉग्स हैं पेनी और जॉडी के बीच में,
एंड एज अ हिंट मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कर दिए हैं. सो इस पूरे कॉन्वर्सेशन को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. एंड ऑब्वियसली आप वीडियो पॉज करके इन सेंटेंसेस को आप फॉर्म कर सकते हैं. आप पीछे जाके वापस देखिए कि ये क्या है एंड देन यू कैन राइट द सेंटेंसेस. बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ. दैट इज़ कि मैंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज़ किए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि पहले क्या बोला गया, पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. एंड यहाँ पे पेनी ने क्या बोला, बॉय you've caught me hemmed in. सो हमने लिखा he said to Jody that he had got him hemmed in. Then next sentence में जोडी ने क्या बोला, it won't take much to raise the fawn. It will soon start eating leaves. So अब जोडी ने उनको रिप्लाई दिया. सो आप इस तरह से भी रिपोर्टिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग सेड, आज, हर समय, ये दो के अलावा अपनी वोकेबलरी एनरिच कर सकते हैं. एंड इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जिसमें रिप्लाइड है, रिमार्क्ड है, पॉइंटेड आउट है, अग्रीड है. एंड इस तरह के बहुत और एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल एक्सक्लेम्ड, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेशन में कोई सेंटेंस बोल रहा है, अचंभित हो गया, एक्साइटेड हो गया, तो आप एक्सक्लेम्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अक्यूज वर्ड का आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कोई किसी को अक्यूज कर रहा है, किसी पे ब्लेम डाल रहा है सेंटेंस में. तो आप बोल सकते हैं जोडी अक्यूज्ड पेनी, एंड देन जो भी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बोलना है. कंक्लूड, अगर कोई चीज़ कोई समरी दे रहा है, कोई चीज़ का कंक्लूजन निकाल रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि he concluded और she concluded, and then whatever जो भी उसने कंक्लूजन में स्टेटमेंट दिया था उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे. डिसएग्री, सो फॉर एग्जांपल अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, पहले वाले ने कुछ कहा एंड सेकेंड वाले ने उसको डिसएग्री किया, दैट इज उसकी बात नहीं मानी और कुछ और स्टेटमेंट बोला, तो आप ऐड कर सकते हैं एक रिपोर्टिंग वर्ब के जरिए. आप एक मीनिंग ऐड कर सकते हैं कि वो बंदे ने रिप्लाई में डिसएग्री किया है एंड फिर ये कुछ बोला. एंड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं आप देखेंगे जब भी आप नॉवेल्स पढ़ेंगे या कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे, स्पेशली न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. एंड देर आर अ फ्यू, फॉर एग्जांपल 12-20 रिपोर्टिंग वर्ब्स जो कंटिन्यूसली यूज़ किए जाते हैं. एंड उनमें से कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं. सो इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते समय मैंने आपके लिए ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब डाल दिया है. सो आपको पूरा फोकस करना है, ये जो भी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है आपको. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेनी ने कहा इट वोंट टेक मच टू रेज द फोन, तो यहाँ पे आपको लिखना है इट जोडी रिप्लाइड दैट इट वुडंट, एंड कंप्लीट सेंटेंस जो भी होगा इनडायरेक्ट स्पीच में. सो आई होप कि आप इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछिए. ना यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 खत्म होती है. हम एक्टिविटी 2 की ओर चलते हैं जिसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, तो इन दो सेंटेंसेस को देखते हैं. ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इट टर्न्ड इट्स हेड. नाउ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को के बारे में पता करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होता है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है. सो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है टम्बल्ड, सेकेंड में है टर्न्ड, फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हेड. ना अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे देखें, तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक है जिसमें हमने नाउन केसेस डिस्कस किए. उसमें थोड़े से डिटेल में हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. उसे देख के आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं. बट स्टिल अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें. नाउ अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है. तो ये हो गए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो उस केस में आपका जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा. एंड सेकेंड सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है क्योंकि वहां पे एक ऑब्जेक्ट है. नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो वर्ड है ट्रांजिटिव, ये वर्ड आया है ट्रांजिशन से. एंड ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप कोई भी एक चीज से दूसरी चीज की ओर ट्रांसफर करें, कोई भी एक चीज, या एक चीज से दूसरी चीज की ओर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एक वर्ब है
जो कि एक एक्शन करता है। वर्ब हमेशा कोई एक एक्शन करता है, कोई एक काम करता है, एंड वो वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट करता है, एंड उस एक्शन से उसका इफेक्ट वो ट्रांसफर करता है किसी ऑब्जेक्ट पर। सो सेकेंड एग्जाम्पल में जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इट इट कुछ भी हो सकता है, उसने टर्न किया अपना सर। सो उसने जब टर्न किया तो जो उस एक्शन का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, उसके सर पे आएगा, क्योंकि उसका सर जो है अब घूम जाएगा, उसकी अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये जो भी एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट कहाँ पे आया, उसके ऑब्जेक्ट पे। एक और थोड़ा सा सिंपल और बेटर एग्जांपल अगर मैं लूँ, सो आई एट एन एप्पल। सो मैंने एक सेब खाया। नाउ मैं एक सब्जेक्ट हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग द एक्शन, तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ। सो ये हो गया एक सब्जेक्ट, एट हो गया यहाँ पे वर्ब, एंड एप्पल हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नाउ मैंने क्या एक्शन किया, मैंने खाने का एक्शन किया, आई एट, एंड इसका इफेक्ट कहाँ पे आया, एप्पल पे आया, बिकॉज अगर मैं एप्पल को खाऊंगा तो क्या होगा, एप्पल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो आपके एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट से कहाँ ट्रांसफर होता है, ऑब्जेक्ट में, एंड जो वर्ब्स ये एक्शन ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट में उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जो ट्रांसफर नहीं करते वो इनट्रांजिटिव होते हैं। एंड ट्रांसफर करने के लिए, जो एक्शन है उसको ट्रांसफर करने के लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। सो अगर आपके पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा, जैसा कि फर्स्ट केस। अगर ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव होगा। नाउ इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस होता है जब आपको लगता है कि आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है बट वो एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है उस एक्शन का डायरेक्ट इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे आना चाहिए। नाउ इसको हम थोड़े से एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। नाउ इस एग्जांपल को देखते हैं, जोडी देन वेंट टू द किचन। नाउ इस एग्जांपल में जोडी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, किचन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टू एक preposition है एंड वर्ब इंट्रांजिटिव है। इवन दो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है बट स्टिल ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट preposition का ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी preposition के बाद आता है, सो टू एक preposition है, ये ऑब्जेक्ट preposition के बाद आ रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये preposition का ऑब्जेक्ट है। सो इसीलिए दिस इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड ये वर्ब का एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में। सो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनफैक्ट जो गो वर्ब होता है जिससे वेंट बना है, द पास्ट फॉर्म इज वेंट, गो एक्चुअली डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। आई गो, यू गो, शी गोज, उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये जो वर्ब एक्शन है इसका एक्शन कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, इसका एक्शन का जो इफेक्ट है डायरेक्टली सब्जेक्ट पे ही होता है। बिकॉज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो डायरेक्टली मुझ पे ही इफेक्ट आ रहा है, मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में गया, सो इट इज इनट्रांजिटिव। इस एक्शन का जो इफेक्ट है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं होता है। नाउ द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम। अगेन फॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉबल्ड वर्ब है, एंड हिम एक ऑब्जेक्ट है। एंड पिछले एग्जाम्पल की तरह आफ्टर एक preposition है, इसीलिए ये वर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, बिकॉज इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू एक सब्जेक्ट है, फाउंड एक वर्ब है, हिम एक ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे हिम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव। नाउ जब भी ऐसा केस आता है जब आपको कंफ्यूजन है कि वेदर ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आप या तो व्हाट क्वेश्चन पूछिए या तो हु क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जाम्पल यू फाउंड हु, अगर मैं पूछूं यू फाउंड हु, सो यू फाउंड हिम। सो हिम अगर इस हु क्वेश्चन का आंसर है दैट मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे एक पर्सन की जगह कोई थिंग है तो आप बोल सकते हैं यू फाउंड व्हाट, सो यू फाउंड एप्पल। सो ये एप्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड ये वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो एक सिंपल टेस्ट है जस्ट टू क्विकली चेक कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बट स्टिल ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए prepositions फाइंड करके डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं। सिमिलरली ये सारे एग्जांपल्स हम वन बाय वन देखते हैं। ही पिक्ड इट अप, सो पिक्ड यहाँ पे वर्ब है, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन पूछे ही पिक्ड व्हाट, तो उसका आंसर होगा ही पिक्ड इट। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो दिस इज ट्रांजिटिव। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, सो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, वर्ब है डिप्ड,
सो यहाँ पे फिंगर्स एक ऑब्जेक्ट है, मिल्क भी एक ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ही डिप्ड व्हाट, सो आंसर क्या आएगा, ही डिप्ड हिज फिंगर्स। सो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड मिल्क एक्चुअली इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस preposition। तो यहाँ पे इन एक preposition है, सो ये जो मिल्क है ये इस preposition का ऑब्जेक्ट है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट स्टिल यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसीलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम। सो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, ब्लीटेड एंड बटेड। एंड ब्लीटेड फ्रैंटिकली, सो अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखें, ब्लीटेड के बाद फ्रैंटिकली एक एडवर्ब है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। सो ये ब्लीटेड हमारे लिए हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड बटेड हिम एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे बटेड हूँ, सो बटेड हिम आंसर आएगा। सो हूँ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड हिम इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द फॉन सक्ड हिज फिंगर्स, सो सक्ड एक वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट जिस पे ये एक्शन ट्रांसफर हो रहा है वो फिंगर्स है, सो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही लोअर्ड हिज फिंगर्स, अगेन यहाँ पे हिज फिंगर्स विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो ये ट्रांजिटिव वर्ब। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स impatiently। तो अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूं इट स्टैम्प्ड व्हाट, सो आंसर आएगा इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स। सो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका हूव्स। ही हेल्ड हिज फिंगर्स, हिज फिंगर्स यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो ही हेल्ड, हेल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। द फॉन फॉलोड हिम, सो हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो ये ट्रांजिटिव वर्ब अगेन। ही वॉक्ड ऑल डे, ही वॉक्ड ऑल डे, सो ऑल एक preposition है एंड डे एक ऑब्जेक्ट है, सो अगेन यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनफैक्ट जो वॉक्ड, वॉक हमारा जो वर्ब होता है वो ऑलवेज इंट्रांजिटिव होता है, जैसे कि हमने बोल देखा था गो, सो गो वॉक ये ऑलवेज इंट्रांजिटिव होते हैं, ये कभी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, एंड ये ट्रांजिटिव है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है साइड्स। द फॉन्ट लिफ्टेड इट्स नोज, ये एक अगेन ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नोज। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली एक एडवर्ब है लिम्पली, सो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सो आई होप आपको अब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में डिस्टिंग्विश करना आ गया होगा एंड इस एक्टिविटी से आपको एक्चुअली ये चीज़ समझ में आई होगी कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने से पहले एक स्टेप आता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंसेस के। सो आपको वो कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए, तब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ इस लैंग्वेज सेक्शन में आपका एक्चुअली थर्ड एक्टिविटी भी है एंड इस एक्टिविटी को मैं एनकरेज करूँगा कि आप खुद से करें बिकॉज ये एक डिक्शनरी वर्क है एंड इसमें आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आपका फ्रेजल वर्ब फाइंड करना है। सो जो भी वर्ब्स दिए गए हैं उनके फ्रेजल वर्ब्स फाइंड करने हैं एंड उन वर्ब्स को किस तरह से इडियम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने हैं डिक्शनरी में से। सो एज एन एग्जाम्पल क्लोज के लिए मैंने आपको लिख रखा है फ्रेजल वर्ब, उसका वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स है क्लोज इन, जिसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि गेट नियर टू समवन, तो आप किसी के एकदम पास जाते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग इन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कोरोना वायरस इज क्लोजिंग इन, दैट मीन्स कोरोना वायरस पास आते जा रहा है, सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच करते जा रहा है, बहुत आपके करीब आ रहा है, तो दैट इज क्लोज इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है बिकॉज जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं वर्ब और प्रेपोजिशन के जिनकी मीनिंग डायरेक्टली वर्ब के इक्वल नहीं होती है तब वो फ्रेजल वर्ब हो जाते हैं। ईडियम्स, अगेन ईडियम्स भी एक ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका डायरेक्ट मीनिंग उनके वर्ड से समझ में नहीं आता है। सो फॉर एग्जांपल क्लोज शेव या क्लोज कॉल, क्लोज शेव या क्लोज कॉल आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप बोलते हैं मैं बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गए। सो आई हैड अ क्लोज शेव या इट वाज अ क्लोज कॉल, मतलब कुछ बुरा होने वाला था लेकिन आप बाल बाल बच गए, तो यू से दिस सेंटेंस कि इट वाज अ क्लोज कॉल। सो इन सिचुएशंस में जब भी इस तरह के फ्रेजेस होते हैं जिनका डायरेक्ट मीनिंग आप उन वर्ड्स से नहीं फाइंड कर सकते बट आपको ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करनी होती है, याद करना होता है। सो ये इडियम्स हैं एंड इनफैक्ट हनीड्यू के पिछले चैप्टर्स में काफ़ी डिस्कस किए हैं हमने फ्रेजल वर्ड्स और इडियम्स को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये क्या होते हैं एंड उन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिए एंड इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।